टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में ये मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चंस वीडियो का थर्ड पार्ट है और आज भी हम दो क्वेश्चंस करेंगे। सो इन क्वेश्चंस को भी मैंने पीएम से पिक किया है। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। माय गोल इज टू रीच 1000 एज सून एज पॉसिबल एंड आई नीड योर सपोर्ट फॉर दैट। एंड प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि मैं और वीडियोस बनाती रहूँ आप लोग के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम पीएम। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, इसमें हमें दोनों कंपनीज मतलब येस लिमिटेड और जब येस और नो लिमिटेड दोनों मर्ज हो जाते हैं तो उसके कैश फ्लोज दिए हुए हैं और हमें वैल्यू ऑफ कंपनी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं और समझते हैं उसको। येस लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर नो लिमिटेड एंड द कैश फ्लोज ऑफ येस लिमिटेड एंड द मर्ज एंटिटी आर गिवन बिलो। जैसे मैंने बोला आपको कैश फ्लो दिया हुआ है, उसके बाद हमें दोनों कंपनीज का कैश फ्लो दिया हुआ है। अर्निंग वुड हैव विटनेस्ड 5% कांस्टेंट ग्रोथ रेट विदाउट मर्जर। अगर मर्जर नहीं होता तो कंपनी की ग्रोथ परसेंटेज कितनी थी? 5%। अगर मर्जर हो जाता है तो ग्रोथ परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 6% हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 15%। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन बोथ द कंपनीज before merger is same and the companies agreed to an exchange ratio of 0.5 shares of yes limited for each share of no limited। नंबर ऑफ शेयर्स जो कि आउटस्टैंडिंग है बोथ कंपनीज के वो सेम है, मतलब येस कंपनी और जो नो कंपनी के जितने भी शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है, हमको निकालना है वैल्यू ऑफ येस लिमिटेड बिफोर एंड आफ्टर मर्जर, हमको निकालना है वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद हमको निकालना है गेन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ येस लिमिटेड। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास मेथड क्या रहेगा? हमको निकालना है कैश फ्लो से उसकी वैल्यू निकाल देंगे येस लिमिटेड की और मर्ज कंपनी की। ये पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद वैल्यू ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? आफ्टर मर्जर जो वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे जो प्री मर्जर वैल्यू होगी, तो मेरे पास वैल्यू ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ येस लिमिटेड कैसे निकालेंगे? जितने शेयर्स उनके पास पहले थे अब थे उसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लोज की बिफोर मर्जर एंड आफ्टर मर्जर। हम इसको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे और अब इसकी वैल्यू ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। एक ही बारी में कर देती हूँ, आपको अलग अलग करना है इसको। ठीक है, बिफोर मर्जर कितनी थी? 175, 200, 320, 340, 350। ठीक है, ये इसकी आफ्टर मर्जर कितनी है? 400, 450, 525, 590 एंड 620। अब यही आएगा क्या सिर्फ? इसके अलावा कुछ नहीं आएगा? सोचो, इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा? इसके अलावा अब इस फिफ्थ ईयर के बाद क्या होगा? उसने हमें फिफ्थ ईयर तक दे रखा है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसने हमें ग्रोथ रेट दी हुई है, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, हम क्या निकाल सकते हैं? टर्मिनल वैल्यू। क्योंकि इसके बाद भी तो कंपनी चल ही रही है ना, लेकिन वो कब तक चलेगी हमको नहीं पता, या फिर फिफ्थ ईयर पे उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमको टर्मिनल वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो हम टर्मिनल वैल्यू निकाल लेते हैं, वो फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या है उसका। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते हैं? टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला होता है कैश फ्लो एट द ईयर एंड, मतलब फिफ्थ ईयर के एंड में इसमें हम ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे डिवाइड बाय के माइनस जी। ठीक है, तो दोनों का बिफोर मर्जर और आफ्टर मर्जर की टर्मिनल वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो बिफोर मर्जर और आफ्टर मर्जर की निकाल लेते हैं। कैश फ्लो फॉर फिफ्थ ईयर क्या है? 350। ठीक है, 1 प्लस बिफोर मर्जर ग्रोथ रेट क्या था? 0.05 डिवाइड बाय 0.15 माइनस 0.05। इधर भी सेम है, इधर फिफ्थ ईयर की मेरे पास क्या है? 620। इसमें ग्रोथ रेट मेरी चेंज हो जाएगी 0.6 हो जाएगी डिवाइड बाय 0.15 माइनस 0.06। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास ये मेरी आफ्टर मतलब टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी। ये आएगी 3675 लैक्स, ये आएगी 7302.22। ठीक है, अब इसको टर्मिनल वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं। टर्मिनल वैल्यू इसकी थी 3675 और ये है 7302.2। ठीक है, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। हमको दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% पे, उसने हम जितना दिया हुआ है ना उतना ही लेना है। ठीक है, खुद कैलकुलेट मत करना क्योंकि पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाएगा नहीं तो। 0.756, 0.658, 0.572, 0.492 और लास्ट वाले में कौन सा फैक्टर लेंगे? नेक्स्ट ईयर का लेंगे कि फिफ्थ ईयर का लेंगे? फिफ्थ ईयर के एंड में ही है ना, तो फिफ्थ ईयर का फैक्टर ही हम यहाँ पे लेंगे 492। ठीक है,
अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे दोनों को, ये इरेज कर देती हूँ मैं। अब यस लिमिटेड का कितना आएगा और मर्ज एंटिटी का कितना आएगा वो निकाल लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये आएगा मेरा 152.25, 151.20, 210.56, 194.48, 173.95, ये आएगा 1826.475। ठीक है, सेम फॉर मर्ज एंटिटी, ये निकाल लेते हैं 348, ये आएगा मेरा 340.20, ये कैलकुलेट कर सकते हो आप आराम से, 345.45, 337.48, 308.14 और ये आएगा 3629.20। ठीक है, ये आ गया मेरा कैलकुलेशन के बाद। मैंने क्या किया, मर्ज एंटिटी को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आफ्टर मर्जर वाली वैल्यू को भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मेरा वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कंपनी की वैल्यू कितनी आएगी, कंपनी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2708.915 और इधर आ गई 5308.47। ठीक है, ये आ गई। अब क्या करना है, अब मेरे को निकालनी है, ये आ गई वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड जो कि हमें निकालनी थी इन द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में उसने बोला वैल्यू ऑफ एक्विजिशन निकालो। वैल्यू ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है कि जितना मैं उन्होंने एक्वायर किया वो मेरे को कितने में पड़ा। अब हमने मर्ज एंटिटी की वैल्यू निकाली इतनी थी, ठीक है, और इसकी वैल्यू इतनी थी, तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। तो ये आएगा 2599.555 lakhs। ठीक है, ये आ गई वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। अब निकालना है गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ यस लिमिटेड, कि यस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को क्या फायदा हुआ। अब यस लिमिटेड और नो लिमिटेड के शेयर होल्डर्स सेम थे। ठीक है, अगर यस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स 1 थे तो नो लिमिटेड के शेयर होल्डर भी 1 होंगे, लेकिन जब मर्ज हुआ तो हमने उनको कितने शेयर दिए, आधे दिए, 0.5 है ना एक्सचेंज रेशो, तो हमने उनको कितने दिए 0.5, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 1.5, पहले थे 1 और अब हो गए 1.5। तो अब शेयर ऑफ यस लिमिटेड इन मर्ज एंटिटी कितना होगा, शेयर ऑफ यस लिमिटेड इन मर्ज एंटिटी 5308 उसकी वैल्यू है। ठीक है, पहले उनका हिस्सा 1 है आउट ऑफ 1.5, क्योंकि 0.5 किसका हिस्सा है, नो लिमिटेड का। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 1.5 से, तो ये मेरा आ गया 3538.98 lakhs। ठीक है, ये आ गई मेरी वैल्यू ऑफ वाई लिमिटेड इन मर्ज एंटिटी। पहले कितनी थी, इतनी थी। ठीक है, जो बचा मेरा वो क्या हो गया, वो मेरा गेन है, वो कितना आएगा 830.065 lakhs। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें मेन मेरे को टर्मिनल वैल्यू निकालनी थी विच वाज इंपॉर्टेंट, और उसके बाद मुझे ये जो भी 3 कैलकुलेशंस करनी थी वो निकालनी थी, दैट्स ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा ये करा देती हूँ। तो इसका मैंने स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैंने अभी भी इसको शो किया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और आप अपनी अगर आपकी बुक में है तो आप उसको वहां से देख के सॉल्व कर लेना, अदरवाइज को मतलब बुक में लिख लेना, कुछ प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है, XY लिमिटेड विच इज स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स इज प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन टू हैंडल अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विच इट एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन. An investment bank have approached the company and asked whether the company has considered venture capital financing. In 2001, the company borrowed 100 lakhs on which interest is paid at 10% per annum. कंपनी ने 100 lakhs borrow किए थे 10% per annum पे जिसका interest था. The company shares are unquoted and it has decided to take your advice with regards to calculation of value of company. हमको क्या निकालना है, value of company निकालनी है. That could be used in negotiations using the following available information and forecast. ठीक है, हमें forecast दिया हुआ है और उसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी चीजें हमें निकालने के लिए बोली होंगी. Company's forecast turnover for the year to 31st March 2005 is 2000 lakhs, which is mainly dependent on the ability of the company to obtain the new contract. The chance for which is 60%. ठीक है, चांस क्या उस नए कॉन्ट्रैक्ट के मिलने का 60% है। इसमें ना प्रोबेबिलिटी आ जाती है, 12th क्लास याद आ गई होगी सबको अभी तक। उसमें क्या करना है हमको, टर्नओवर फॉर द फॉलोइंग ईयर इज डिपेंडेंट टू सम एक्सटेंट ऑन द आउटकम ऑफ द ईयर टू 31st March 2005 फॉलोइंग अदर एस्टिमेटेड टर्नओवर्स एंड प्रोबेबिलिटीज। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, टर्नओवर दिया हुआ है,
ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट दी हुई है, टैक्स रेट दिया हुआ है, हमें निकालना है कि प्रॉफिट जो दिया हुआ है, फ्री कैश फ्लो है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, उसके बाद हमें क्या बोला है, एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% दी हुई है। हमको निकालनी है बेसिकली वैल्यू ऑफ कंपनी, और हमें बताना है कि ये जो भी डील है वो उनके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक बार देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है। तो ईयर 2005 में क्या हुआ, ठीक है, और 2006 में क्या स्टोरी है। ओके, तो हमें क्या दिया है, 2005 में टर्नओवर है 2000, तो 2000 भी हो सकती है, ठीक है, 1500 भी हो सकती है और 1200 भी हो सकती है। तीनों की प्रोबेबिलिटीज दी हुई है हमको। प्रोबेबिलिटी क्या है, 2000 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2000 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, ठीक है, 1500 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और 1200 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया है, अगर ये हुआ, अगर 2000 हुई तो 2006 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या वैल्यू रहेगी। 2006 में रह सकती है 2500 और 3000। ठीक है, अगर 1500 हुई तो 2006 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2000 और 1800। ठीक है, अगर 1200 हुई तो 2006 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1500 और 1500 और 1200। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई हैं, ये कितनी है 0.7, ये है 0.3, ये है 0.5, ये है 0.5 और ये है 0.6, ये है 0.4। ठीक है, ये हमको क्या दिया हुआ है कि मान लो अगर कंपनी की टर्नओवर 2000 हुई, ठीक है, इन 2005, उसके चांसेस क्या है 60%। अगर ये 60% चांस सच हुआ और 2000 रही उसकी जो भी टर्नओवर है, तो 70% चांस है कि नेक्स्ट ईयर में उसकी टर्नओवर 2500 होगी और 30% चांस है कि नेक्स्ट ईयर में उसकी टर्नओवर 3000 होगी। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है, ये थोड़े प्रोबेबिलिटी के केसेस है कि हमें इसमें इसके बेसिस पे चलना है, मतलब ये फोरकास्ट है, राइट, क्योंकि इसमें हमें एक्चुअल नंबर्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने assumptions लगाई है कि अगर 2000 रही, 1500 रही, 1200 रही, तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हमें कॉस्ट वगैरह भी वो भी दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम अपनी टर्नओवर निकालते हैं रेशियोज के बेसिस पे। ठीक है, इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो अब क्या करना है, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें पहले निकालते हैं रेवेन्यू 2005 का, ठीक है, फिर हम निकालेंगे रेवेन्यू 2006 का। ठीक है, तो 2005 का रेवेन्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2005 में क्या हुआ, बेसिकली 2005 में हमारी टर्नओवर 2000 भी हो सकती है, ठीक है, 1500 भी हो सकती है और 1200 भी हो सकती है। ठीक है, और 2006 में 2500 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है, 1800 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है और 1200 भी हो सकती है। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे निकलेगी, ये वाला निकालना तो बड़ा सिंपल है क्योंकि इसकी तो हमें ऑलरेडी दे रखी है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, इसकी क्या है 0.3, इसकी क्या है 0.1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा 2005 का। ये तो सिंपल था कि इसके होने के चांस इतने हैं, इतने हैं, तो हमने वेटेड एवरेज काइंड ऑफ निकाल के इसका रेवेन्यू निकाल दिया। अब 2006 की स्टोरी क्या है, 2006 में दो कंडीशंस आ गई, राइट, कि पहले यहाँ पे ये 0.6 वाला ट्रू होना चाहिए, ये 0.7 वाला ट्रू होना चाहिए, तब 2500 आएगी। तो अब हमें इन दोनों को कंसिडरेशन में लेके चलना है, मतलब मुझे पहले ये वाली प्रोबेबिलिटी को कंसिडरेशन में लेना है, फिर मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी को कंसिडरेशन में लेना है। दूसरे केस में भी सेम, पहले ये 0.6 वाला ट्रू होना चाहिए, फिर 0.3 वाला ट्रू होना चाहिए। थर्ड केस में सेम, पहले 0.3 वाला ट्रू होना चाहिए, फिर 0.5 वाला ट्रू होना चाहिए, सेम विद दिस। तो हमने ये क्या किया, दो वेट्स दे दिए इसको, यहाँ पे 0.6 इंटू 0.1, ये आ गया 0.1 इंटू 0.4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरा रेवेन्यू आ जाएगा 2005 का और 2006 का। ये एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है, ये फोरकास्टेड रेवेन्यू है विद सो मेनी प्रोबेबिलिटीज एंड सो मेनी चांसेस जो कि हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये आएगा मेरा 71770 लैक्स, ये आएगा मेरा 2298 लैक्स। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना, आई नो यू कैन डू इट। तो ये बेसिकली हमारा किस लिए था, रेवेन्यू निकालने के लिए। अब हम क्या निकालेंगे, रेवेन्यू मिल गया, अब हम निकालेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो किससे आएगा, रेवेन्यू में से मुझे क्या माइनस करना है, कॉस्ट। अब कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट का मेरे को रेट दिया हुआ है उसने
कॉस्ट का रेट दिया हुआ है 30%, 35% और 40%, राइट। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट। तो 40% एंड 35%, तो ये है 2005, फिर ये है 2006, ठीक है। रिवेन्यू कितना था, रिवेन्यू हमने निकाल लिया 1770 और ये आ गया 2298, ठीक है। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, 40% एंड 35%, ये मैं निकाल लूंगी। ये कितनी आएगी मेरी, 708 और ये आएगी 804.3, ठीक है। अब इसके बाद कॉस्ट आ गई। इसके अलावा हमने क्या किया हुआ था, भूल मत जाना ये वाला पॉइंट। इसमें हमें दिया हुआ था कि कंपनी ने 100 लाख का बोरिंग करी हुई है, ठीक है। ये तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में कभी इंटरेस्ट नहीं जुड़ा होता है, इंटरेस्ट हमें अलग से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट है उसका बोरिंग का, कितना दिया हुआ है, 10%। तो 100 लाख पे 10% कितना होगा, 10 लाख, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। अब मेरा क्या आएगा, ये अर्निंग बिफोर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट आ गई। अभी टैक्स नहीं माइनस किया, इसलिए सिर्फ अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट है। ये कितनी आएगी, 1052 और ये आएगी 1493.70, 1483 सॉरी। अब इसमें क्या करना है, हमें टैक्स माइनस करना है। टैक्स कितना है, 30%, ठीक है। टैक्स माइनस कर देंगे तो ये आएगा 736.4, ये आएगा 1038.59, ठीक है। ये क्या आ गया, मेरा इनकम आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनकम आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 2000। ये तो 5 और 6 का आया, राइट। अब 2007 को भी देखना है, 2008 को भी देखना है और 2009 को भी देखना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके लिए हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। ग्रोथ इन अर्निंग क्या होगी, 40% होगी, ठीक है। तो अगर मेरी अर्निंग 2006 में इतनी थी, तो इससे मेरा 40% इंक्रीज हो जाएगा 2007 में, फिर 40% इंक्रीज हो जाएगा 2008 में एंड 40% इंक्रीज हो जाएगा 2009 में, ठीक है। तो इसमें 40% ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2007 का 1454.03। इसमें 40% ऐड कर देंगे तो 2008 का आ जाएगा विच विल बी 2038.64। फिर 2009 का आ जाएगा कितना, 2849.89, ठीक है। ये कैलकुलेट करके मेरा 3 साल का आ गया। अब कंपनी के क्या निकालनी है, टर्मिनल वैल्यू। ये पॉइंट ना हम हमेशा कभी कभी भूल जाते हैं, वो चीज हमें ध्यान रखनी है। अब ये 5 साल का तो हमने निकाल लिया क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ था। अब इस 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद उन्होंने बोला ग्रोथ रेट जो है वो 10% हो जाएगा, ठीक है, फॉर परपेचुअलिटी 10% रहेगा हमेशा के लिए। तो हमने क्या करना है, हमने अब इसकी परपेचुअल वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, अब कंपनी इसके बाद कितना कमाएगी टोटल अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। अब क्या करना है, हमें कैश फ्लो दे रखा है, फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी इन 2009 जो दिया हुआ है, उसको हम इसमें ग्रोथ परसेंटेज ऐड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था के माइनस जी वाला। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, टर्मिनल वैल्यू। तो टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला मैं अपडेट करूंगी, 2849.89 1.10 आ गया, डिवाइड बाय के कितना था 0.15 माइनस 0.10, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगी टर्मिनल वैल्यू 62697.80 लैक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है, ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है, राइट। अब हमें इन सारी वैल्यूज को क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। क्यों, क्योंकि अभी के लिए मुझे देखना है ना कि मेरी अभी वैल्यू ऑफ कंपनी क्या है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने के लिए पहले देखना है कि कितनी इनकम थी, सारी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2005, 2006, 2007, 8, 9 एंड टर्मिनल वैल्यू कितनी थी, 2005 की कितनी आई थी 736.4, 2006 की कितनी आई थी 1038.59, 2007 की कितनी आई थी 1454.03, 8 की आई थी 2038.64, 9 की आई थी 2849.89, टर्मिनल वैल्यू कितनी आई थी 62697.80। इसको करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, 15% है, तो ये आएगा 0.870
0.756, 0.658, 0.571, 0.47497 और ये 0.497। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगी, वैल्यू ऑफ कंपनी विच विल बी 36124। हमने उस कंपनी को इसमें गाइड करना था, हमने कर दिया, हमने वैल्यू ऑफ कंपनी निकाल दी, दैट्स ऑल। सो दैट इज ऑल। ये जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि इसमें फ्री कैश फ्लो, बहुत सारे कंसेप्ट्स हमारे जो टर्मिनल वैल्यू है उससे रिलेटेड थे तो और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थे। तो इन दो क्वेश्चंस के बाद आपको ये वाले कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो गए होंगे। प्लीज ट्राई एंड डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।